डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में, जो कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक है, उसमें हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, महाद्वीप एवं महासागरों का वितरण, जिसमें हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाणों के बारे में बता दिया था। अब हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में प्रवाह संबंधी बल, जो वेगनर महोदय ने 2 बलों को माना है, उसी के संदर्भ में बात करते हैं हम। आगे देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, प्रवाह संबंधी बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के 2 कारण थे। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण बताए। पहला है पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, और दूसरा है ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, जो पृथ्वी घूर्णन करती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन ये भूमध्य रेखा पर क्या है, उभरी हुई है, बाहर निकली हुई है, एक तरह से प्याज की आकृति की तरह। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है, पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण ये उभार है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल पर पड़ता है, तो वो ज्वारीय बल उत्पन्न होता है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, यानी पानी ऊपर उठता है। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर, यानी करोड़ों वर्ष पहले की बात है, प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। ये क्या है, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए सक्षम हो, अपनी ओर खींचने लगे। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। इसके बाद में आता है ये तो हो गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब आता है बच्चों संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो देखिए बच्चों, 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की है कि मेंटल भाग में संवहनीय धाराएं चलती हैं। ये जो धाराएं हैं वो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। ये जो धाराएं किससे उत्पन्न होती हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों से। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का एक तंत्र विद्यमान है। उन्होंने बताया कि जो पूरा मेंटल है, जहाँ तरल अवस्था में है पृथ्वी, वहाँ पर इन धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। ये उस समय का प्रयास था। इस सिद्धांत के आने के बाद में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकारने लगे विद्वान। इसके बाद में देखिए, अब आता है महासागरीय अधः स्थल का मानचित्रण, जो महासागरों के जो तली है उसका मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। तो देखिए, महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध हुए यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का जो अधः स्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, एक समतल मैदान नहीं है, वरन उसमें भी उच्चावच यानी ऊंचे नीचे स्थान पाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड बार, पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, महासागरीय अधः स्थल के निरूपण अभियान ने, यानी महासागरीय अधः स्थलों के बारे में जानकारी करने का अभियान चला, जिसने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधः स्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयाँ हैं। जलमग्न पर्वतीय कटक भी हैं और गहरी खाइयाँ हैं, जो प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण से ने, जो महासागर की परपटी है, चट्टान है, उसके काल निर्धारण से यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है, यानी नई है। महासागरों में पाई जाने वाली चट्टानें महाद्वीपों की अपेक्षा नई चट्टानें हैं। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। इसके बाद में बच्चों देख सकते हैं हम, महासागरीय अधः स्थल का एक चित्र दिया हुआ है। ये उच्चतम पर्वतों का ऊंचाई की ओर स्थान है। इसके बाद में यहाँ से ये समुद्र तट स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये महाद्वीपीय मग्न तट, और उसके बाद में महाद्वीपीय मग्न ढाल। उसके बाद में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है उसमें अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ये महाद्वीपीय ढाल है, ये औसत गहराई महाद्वीपीय बेसिन सतह, और ये गंभीर महासागर है। तो कहने का मतलब ये महासागरीय अधः स्थल की संरचना एक मानचित्रण है। अब आता है महासागरीय अधः स्थल की बनावट। देखिए बच्चों, महासागरीय अधः स्थल की बनावट ओशियन फ्लोर कौन
फिगरेशन। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृतियाँ अध्याय 13 में विस्तार से समझाई गई हैं या वर्णित हैं। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये एक तो है महाद्वीपीय सीमा, जो महाद्वीपों की सीमा है। दूसरा है गहरे समुद्री बेसिन, जो समुद्रों में गहरे मैदान हैं। और मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। इसमें सबसे पहला है, देखिए बच्चों, महाद्वीपीय सीमा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो देखिए बच्चों, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल है। यानी महाद्वीपीय मग्न तट भी है, किनारा, उसका ढाल भी है, उभार भी है और गहरी खाइयाँ भी है। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक भी हैं। ये महाद्वीपीय सीमा है। इसके बाद में वितलीय मैदान, एविसाल्स प्लेन्स। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं। ये मैदान, वितलीय मैदान का मतलब होता है महासागरों की तली में पाए जाने वाला मैदान। वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं नदियों के द्वारा इनके तटों से दूर निक्षेपित यानी जमा होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक देखिए बच्चों, मध्य महासागरीय कटक मिड ओशियन रिज्ड बोलते हैं इसको, रिज। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। आपस में पर्वत जुड़े हुए हैं, एक श्रृंखला बनी हुई है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी गई है, जो अटलांटिक महासागर में एस आकृति में फैली हुई है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर जो हैं वो एक रिफ्ट, एक प्रवाहजक पठार और उनकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। ये जो मध्य महासागरीय कटक है, इसमें सक्रिय ज्वालामुखी के कारण इनका निर्माण भी होता है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। इसके बाद में देखिए बच्चों, अब आता है भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।